नमस्कार दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ के भूगोल में छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन वाला जो हम लोग स्टार्ट किए थे टॉपिक, उसका आज सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के मैदान वाला जो हिस्सा है वो कवर करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पूर्वी बघेलखंड के पठार वाला हिस्सा कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ का मैदान वाला हिस्सा पूरी तरीके से कवर करेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया, मेरा प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ही समझ में आएगा अच्छे से। बीच में क्या स्किप करके आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पूरा देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हर पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो आप लोग अभी जो रिसेंटली एग्जाम्स होने वाले, पटवारी का पेपर है, हॉस्टल वार्डन का आने वाला है और भी आपका PSC का भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं तो पूरा हम लोग डीप में जाके मैं पूरी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ इस टॉपिक का। तो आई होप आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। तो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन अपन पढ़ रहे थे, उसमें से हम लोगों ने वो वाला हिस्सा खत्म कर लिया था, पूर्वी बघेलखंड के पठार वाला। अब ये सेकंड है, ठीक है। ये आएगा आपका सेकंड हिस्सा है छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है ना। तो हम लोग आज छत्तीसगढ़ का मैदान वाला हिस्सा देखेंगे। इसमें सबसे शुरू में आप देखिए छत्तीसगढ़ के मैदान को, है ना। अब इसमें महानदी बेसिन का हिस्सा आता है। छत्तीसगढ़ का मैदान जो रहता है, यहाँ पर हम लोग पूर्वी बघेलखंड का पठार वाला हिस्सा देख लिए हैं। ये पार्ट प्रदेश वाला आगे की वीडियो में देखेंगे। छत्तीसगढ़ का मैदान यानी बीच वाला जो भाग है छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसमें कि दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग का हिस्सा आता है, वो छत्तीसगढ़ का मैदान वाला हिस्सा भी हम लोग देख रहे हैं। महानदी बेसिन आता है। बेसिन का मतलब समझाया था आप लोगों को, द्रोणिका नदी के किनारे का जो हिस्सा रहता है वो। तो ये महानदी है, ये नीला कलर का जो आपको दिख रहा है ये महानदी है। तो इसी के आसपास का, इसको कहते हैं महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़ का मैदान वाला हिस्सा। तो महानदी बेसिन को दो भाग में विभाजित करते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान में जो महानदी बेसिन है उसको हम लोग दो भाग में विभाजित करते हैं। पहला छत्तीसगढ़ का मैदान और दूसरा सीमांत उच्च भूमि, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ का मैदान तो यही बीच वाला हिस्सा है, जो दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग का भाग है वो। इधर जो है वो बस्तर संभाग है आपका, उसको मैं नहीं बनाया हूँ, ठीक है ना। हम लोग को इससे मतलब है बस। अभी सीमांत उच्च भूमि किसे कहते हैं? सीमांत का मतलब जहाँ सीमा का अंत हो रहा हो, उच्च भूमि का मतलब हाइट। तो सीमांत उच्च भूमि में क्या आएगा? अब ये सीमांत उच्च भूमि भी चारों साइड है। पूर्वी साइड में है, पश्चिमी साइड में है, उत्तर साइड में है और दक्षिण साइड में। 4 ठो सीमांत उच्च भूमि है। सीमांत उच्च भूमि मतलब जो बॉर्डर पे जो पहाड़ हैं, जो ऊंचा हिस्सा है वो, उसको क्या कहते हैं? सीमांत उच्च भूमि। जैसे कि पूर्व में धमतरी महासमुंद उच्च भूमि है, जो कि महासमुंद से लेके ये धमतरी गरियाबंद वाले बेल्ट में फैला हुआ है। ये जो पहाड़ है बीच बीच में है, यहाँ पहाड़ है, फिर यहाँ पहाड़ है, महासमुंद में एक पहाड़ है। तो एक पहाड़ तरीके से है वो पूरा धमतरी महासमुंद उच्च भूमि पूर्व में। पश्चिम में आ जाते हैं तो मैकल श्रेणी वाला जो भाग आता है उसको कहते हैं पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि, क्योंकि ये पूरा पहाड़ इलाका है। उसको कहते हैं मैकल श्रेणी को पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि। तो सीमांत उच्च भूमि में 4, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि बता दिया आपको, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि में मैकल श्रेणी वाला जो हिस्सा है उसको पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैकल पर्वत है। मैकल पर्वत कितने जिला में है? बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव, 4 जिले में फैला हुआ है। याद रखना, इसको पूछता है। बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव, 4 जिले में। तो ये हो गया आपका पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि। दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि, ये दुर्ग उच्च भूमि वाला क्षेत्र है। दुर्ग और थोड़ा सा बालोद का जो दुर्ग का दक्षिणी हिस्सा, पूरा दुर्ग नहीं, दुर्ग जिले का दक्षिणी हिस्सा और उसके नीचे जो बालोद है वो वाला हिस्सा। तो ये जो है वो क्या है, और थोड़ा सा राजनांदगांव का भी हिस्सा आ जाता है। तो ये दुर्ग उच्च भूमि इसको कहते हैं, जो क्या है? दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि है। इसको लिखते जाना, 4 उच्च भूमि बता रहा हूँ, 4 सीमांत उच्च भूमि, क्योंकि यहाँ पर भी पठार है, दल्ली राजहरा की पहाड़ी है यहाँ। तो ये पहाड़ आ गया, ये भी है। देखिए, उत्तरी सीमांत उच्च भूमि, इधर उत्तरी सीमांत उच्च भूमि है। इसको बनाया नहीं हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन आप लोग ऐसी ध्यान रखिए। उत्तरी सीमांत उच्च भूमि में बिलासपुर, कोरबा और यहाँ पर जो है वो सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़, ठीक है। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, ये 3 जिलों के क्षेत्र आते हैं उत्तरी सीमांत उच्च भूमि में, ठीक है ना। यहाँ पे भी कोरबा में जो पहाड़ है, बिलासपुर में थोड़ा पहाड़ है और यहाँ पर रायगढ़ में पहाड़। तो ये जो आते हैं ये किस में आते हैं? उत्तरी सीमांत उच्च भूमि के क्षेत्र आते हैं।
इस उत्तरी सीमांत उच्च भूमि के पश्चिम में क्या है आपका, मतलब उत्तरी सीमांत उच्च भूमि के पूर्व में रायगढ़ का मैदान है, यहाँ पर रायगढ़ है तो रायगढ़ का मैदान है। उसके बाद इस साइड उत्तरी सीमांत उच्च भूमि में पश्चिम के साइड क्या है, हसदेव रामपुर क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो हसदेव रामपुर जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, पिछले वीडियो में मैं बताया था, बिलासपुर से लेकर सरगुजा तक फैला हुआ है। ठीक है, तो हसदेव रामपुर क्षेत्र है। ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, उत्तरी सीमांत उच्च भूमि है। मैं डायग्राम में नहीं दिखाया हूँ, लेकिन आप लोग को याद रखना है कि 3 जिलों में फैला हुआ है, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़। ठीक है, उत्तरी सीमांत उच्च भूमि। तो अब आप लोगों को ये पूरी चीज़ों से क्या समझ में आया, जब मैं सीमांत उच्च भूमि आपको बताया तो पूरा जो छत्तीसगढ़ का मैदान का जो बॉर्डर है, इधर का बॉर्डर, पश्चिम साइड का बॉर्डर, पूर्व साइड का बॉर्डर और दक्षिण साइड का बॉर्डर, दुर्ग उच्च भूमि, और ये कहाँ किससे घिरा हुआ है, पहाड़, और बीच में क्या है, ये वाला जो हिस्सा है वो मैदान है पूरा, है कि नहीं। यहाँ बताऊंगा इसको पूरा डिटेल अभी। तो ये जो हिस्सा है वो क्या है, मैदान है, और जो बॉर्डर है वो क्या है, ऊंचा है। उच्च भूमि का मतलब, सीमांत उच्च भूमि का मतलब क्या हुआ, ऊंचा हुआ, तो वो ऊंचा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो छत्तीसगढ़ है बेसिकली एक ऐसा है, ये प्लेन, और जो बॉर्डर है वो क्या है, अगर ऐसा कर दें, ये पूरा एक तो ऐसा है ये, तो बॉर्डर क्या है, ऊंचा, और बीच क्या है, प्लेन। अब इसकी आकृति क्या हो गई, चापाकार, आर्क के समान है ना, आर्क तो है ना, ये चाप तो है ना एक तरीके का, तो ये चापाकार आकृति हो गई इसकी, क्योंकि ये देखो आप पूरा इधर भी है, लेकिन इसको इधर से लेते हैं अगर ऐसा, तो यहाँ पर पूर्व सीमांत, ये सीमांत उच्च भूमि होने के कारण, अंत में पहाड़ होने के कारण और बीच में मैदान होने के कारण इसकी आकृति चापा आकार है। और बीच में जो मैदानी वाला हिस्सा है वहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी पाई जाती है, और धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में क्या पैदा होता है, धान, और बीच में क्या है, मैदान। तो आकृति इसकी चापाकार हो गई, और इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति देख रहे हो आप, कटोरे के समान है एक तरीके का, है ना, ये गोल कटोरा है, और आसपास जो है वो पहाड़ है, बीच में मैदान है, तो कटोरे के समान आकृति है, और उस कटोरे में क्या होता है, बीच में मैदान हिस्सा में धान होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। अब समझ में आया आकृति चापाकार क्यों है, क्यों चापाकार आकृति है, क्यों धान का कटोरा बोलते हैं, क्लियर। कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसके बाद अपने को देखना है ये जो बीच वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का मैदान। अब आप लोग क्या क्या देख लिए, अपन सीमांत उच्च भूमि देख लिए, अब अपने को छत्तीसगढ़ का मैदान में क्या क्या हिस्सा आता है वो देखना है। तो देखो, पहले छत्तीसगढ़ के मैदान में 3 चीज़ें आती हैं। ये वाला जो नदी है, ये वाली जो नदी है, ये वाली जो नीली कलर की आपको दिख रही होगी, ये महानदी है। ठीक है, कहाँ से उद्गम होता है इसका, धमतरी के सिहावा पर्वत से उद्गम होता है, और यहाँ से फिर कांकेर होकर फिर ऐसे जाती है। जब मैं अपवाह तंत्र पढ़ाऊंगा तो डिटेल पढ़ाऊंगा कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है। अभी मैं सिर्फ मैदान वाला हिस्सा पढ़ा रहा हूँ, बेसिन वाला हिस्सा पढ़ाना है, आसपास का क्षेत्र, तो ये इसको पे फोकस करो। जब इसके बाद मैं नदी वाला हिस्सा पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल में बताऊंगा। तो ये महानदी है, ये शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी का उद्गम गढ़चिरौली महाराष्ट्र से होता है, वो राजनांदगांव के पास छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, और इधर जाके जांजगीर चांपा जिले में ये दोनों नदियां मिलती है। ठीक है, जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण पर ये दोनों नदियां मिलती हैं, और फिर रायगढ़ से होकर हुए छत्तीसगढ़ के बाहर चले जाती हैं, और फिर वहाँ पर उड़ीसा चले जाती हैं। ठीक, तो ये जो है आपका शिवनाथ नदी, महानदी है, और ये आपका शिवनाथ नदी है। तो इसी महानदी का जो है, ये महानदी है, शिवनाथ नदी है, तो इसके जो बीच का क्षेत्र है महानदी और शिवनाथ के, उसको कहते हैं महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र, मतलब दोनों के बीच का क्षेत्र, महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र। उसके बाद ये देखो आप, अब ये हो गया, इसके पश्चिम में देखो आप, अब महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र कहाँ फैला हुआ है, तो दुर्ग और रायपुर तक फैला हुआ है। दुर्ग और रायपुर जिले में बेसिकली ये फैला हुआ है। ठीक है, महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र। महानदी के पार, ये शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी के पार और मैकल पर्वत श्रेणी के इधर पूर्व साइड, ये दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं, शिवनाथ पार का मैदान। ये शिवनाथ है और उसके पार का मैदान, क्योंकि ये पूरा इलाका क्या है, मैदानी इलाका है, उसके बाद ये पहाड़ आ जाता है, तो शिवनाथ के पार है, इसलिए इसको कहते हैं शिवनाथ पार का मैदान। ये बेसिकली कहाँ फैला हुआ है, दुर्ग बेमेतरा जिले में फैला हुआ है। इसका विस्तार लिखते जाना, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैपिंग ध्यान रखना। महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है, दुर्ग और रायपुर क्षेत्र, रायपुर जिला। उसके बाद महानदी पार यानी शिवनाथ पार का मैदान कहाँ फैला हुआ है, दुर्ग और बेमेतरा जिला। ठीक, तो ये वाला हिस्सा उसके अंतर्गत आता है, और ये पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है ना। अब उसके बाद ये महानदी है,
तो ये महानदी के पूर्व का भाग, उसको क्या कहेंगे? शिवनाथ के पूर्व, शिवनाथ के पार जो होते हैं उसको शिवनाथ पार का मैदान कहते हैं। महानदी पार रहेगा, महानदी पार सकरा का मैदान कहते हैं। महानदी पार सकरा का मैदान, ये महासमुंद धमतरी जिले तक फैला हुआ है। महासमुंद और धमतरी जिले तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर, मैदान वाला हिस्सा कवर हो गया, इसमें इतना ही देखना है। अब आप देखो इसके उत्तरी साइड में पहुंचते हैं। इसके जस्ट उत्तर में है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, जो कहां से कहां तक फैला हुआ है? बिलासपुर से लेकर रायगढ़ तक फैला हुआ है। ये जो है वो बिलासपुर का हिस्सा आ जाता है, ये बिलासपुर का थोड़ा सा हिस्सा लिया हुआ है, कोरबा, फिर उसके बाद रायगढ़। तो बिलासपुर से लेकर कहां तक फैला हुआ है? रायगढ़ तक फैला हुआ है। बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। अब इस बिलासपुर रायगढ़ के मैदान के, इसको ध्यान रखना ना, बिलासपुर रायगढ़ के मैदान के ये कौन सा है? उत्तरी हिस्सा, ये पश्चिमी हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा और ये दक्षिणी हिस्सा। तो इसके इधर ये वाले डायरेक्शन में, यानी उत्तर पश्चिम में, बिलासपुर रायगढ़ के मैदान के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा जिला जो नया बना है, पेंड्रा लोरमी का पठार फैला हुआ है। ठीक है, इधर उत्तर पश्चिम में। और बिलासपुर रायगढ़ के मैदान के उत्तर पूर्व में, इधर ये वाले डायरेक्शन में, ये इसका दिशा को पूछता है ना, तो याद रखना बिलासपुर रायगढ़ के मैदान के उत्तर पश्चिम में क्या है? पेंड्रा लोरमी का पठार। बिलासपुर रायगढ़ के मैदान के उत्तर पूर्व में क्या है? छुरी उदयपुर की पहाड़ी। पिछले वीडियो में भी बताया था, छुरी मतिरंगा उदयपुर की पहाड़ी। छुरी की पहाड़ी का विस्तार कहाँ कहाँ है? कोरबा और सरगुजा। मतिरंगा की पहाड़ी सरगुजा में है और उदयपुर की पहाड़ी सरगुजा और रायगढ़ जिले में है। तो ये पूरी छुरे उदयपुर की पहाड़ी कंबाइन बोलते हैं उसको। तो बिलासपुर रायगढ़ के मैदान के उत्तर पूर्वी दिशा में क्या है? छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार है। ठीक है, बिलासपुर रायगढ़ के मैदान के उत्तर में क्या है? कोरबा बेसिन है। ये वाला जो हिस्सा है वो कोरबा बेसिन है। ठीक है, बिलासपुर रायगढ़ के मैदान के पश्चिमी भाग में क्या है? अरपा बेसिन है, अरपा नदी बेसिन है। अरपा नदी निकलता है यहीं पेंड्रा लोरमी पठार से, इधर आके मिल जाता है शिवनाथ में आपका, वो नदी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में पश्चिम में अरपा नदी का बेसिन, उत्तर पश्चिम में पेंड्रा लोरमी का पठार, उत्तर पूर्व में छुरी उदयपुर की पहाड़ी और उत्तर दिशा में कोरबा बेसिन। ये है आपका पूरा छत्तीसगढ़ का मैदान वाला हिस्सा। और ये दक्षिणी दिशा में तो क्या है? दुर्ग उच्च भूमि, ये अलग चीज़ है। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी इस साइड डायरेक्शन में। सोहागपुर बेसिन कहाँ है? पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उसका आंसर देना है आप लोग को सबको। सोहागपुर बेसिन किस जिले में है? ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका पूरा। इधर पाठ प्रदेश है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये पूरा क्लियर है? कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखते हैं अपन क्षेत्रफल क्या है छत्तीसगढ़ के मैदान का। क्षेत्रफल क्या है? ये फैक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं वो देख लेते हैं। कंसेप्ट तो अपन समझ लिए। 68,064 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ के मैदान का क्षेत्रफल है। 68,064 वर्ग किलोमीटर। जिले, यही दुर्ग संभाग का पूरा 5 जिला। ठीक है, रायपुर संभाग का 5 जिला, दुर्ग संभाग में अब 6 जिले हो गए ना नया जिला बनने के बाद। यहाँ पर राजनांदगांव से कट के मोहिला मानपुर तहसील बना है तो। और बिलासपुर संभाग में कितने जिले हो गए? 5 था लेकिन 6 हो गए हैं अब। तो दुर्ग संभाग का जिला, रायपुर संभाग का पूरा जिला और बिलासपुर संभाग के पूरे जिले छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कितना प्रतिशत हिस्सा घेरे हुए हैं? 50%। टोटल एरिया का है ना छत्तीसगढ़ का 50% हिस्सा घेरा हुआ है छत्तीसगढ़ का मैदान। चट्टान कौन सा है? कडप्पा आर्कियन सेल। देखिए आर्कियन सेल समूह, जो सेल समूह वाला हिस्सा पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इन लोग को डिटेल में, लेकिन ध्यान रखो आर्कियन सेल समूह का विस्तार सबसे प्राचीन है, सबसे ज़्यादा है। पूरा लगभग छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम हिस्से में आर्कियन सेल समूह है, लेकिन बीच में जो छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर कडप्पा सेल समूह का विस्तार है। और कडप्पा सेल समूह का विस्तार है, वहाँ पर खनिज कौन सा पाया जाता है? चूना पत्थर और डोलोमाइट। ठीक है, चूना पत्थर और डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। जबकि मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी। कहाँ कहाँ पाई जाती है? मिट्टी वाला जो मैं बताया हूँ वीडियो, मिट्टी वाला बनाया हूँ, उसमें जाके देख लेना कि मिट्टी, लाल पीली मिट्टी का क्या प्रकृति है, कौन कौन सी जिले में पाई जाती है, काली मिट्टी कौन कौन से जिले में पाई जाती है, पूरा उस वीडियो में जाके बताया हूँ, उसको डिटेल में देखना। वन 25% हिस्से में छत्तीसगढ़ के मैदान में सबसे कम वन है। ठीक है ना, मैदानी इलाका है तो वन कम है, 25% हिस्से में वन पाया जाता है। औसत वर्षा होता है 150 सेंटीमीटर। औसत वर्षा का कंसेप्ट वही है, 125 से 150 सेंटीमीटर के आसपास जो होता है, मतलब औसत जो है वो 150 सेंटीमीटर वर्षा होता है। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में 130 से 132 सेंटीमीटर वर्षा होता है। ठीक है, अप्रॉक्स। जलवायु मानसूनी, यहाँ जो वर्षा होता है किससे होता है? मानसूनी जलवायु से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, आकृति क्या है? इसको समझा दिया। आकृति धान का कटोरा, ये वाला जो बताया, धान के कटोरे के समान इसकी आकृति है और चापाकार आकृति है।
किस प्राकृतिक प्रदेश की आकृति चापाकार है, या छत्तीसगढ़ के मैदान की आकृति कौन सी है पूछेगा तो वो चापाकार आएगा, और अगर कहीं चापाकार वाला पूछा तो छत्तीसगढ़ का मैदान आएगा। उच्च चोटी शिखर कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे शिखर हैं हर चीज़ के, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पेंड्रा लोरमी का पठारिया वाला जो है उसकी उच्चतम चोटी कौन सी है, पलमागढ़ की चोटी है, जिसका हाइट है 1080 मीटर। ठीक है, पलमागढ़ की चोटी। बिलासपुर रायगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी है, बिलासपुर रायगढ़ के मैदान की जांजगीर चांपा में है दल्हा पहाड़। कहाँ है दल्हा पहाड़, जांजगीर चांपा में है, जिसका हाइट है 700 से 750 मीटर। और मैकल पर्वत जो है ये वाला, उसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ चोटी है, जिसका हाइट है 1176 मीटर, जो छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका प्राकृतिक प्रदेश में छत्तीसगढ़ के मैदान वाला पूरा हिस्सा। इसको आप लोग अच्छे से नोट करिए, मैप बना के समझिए, समझने का कोशिश करिए। ठीक है ना, तो आप लोगों को पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछेगा, मैंने पूरी डिटेल में इसको कवर कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ आप लोग को अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।